नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में फिजिक्स का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का चैप्टर है 5 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके अंतर्गत प्रकाश तरंग का कण, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में और इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं सबसे पहले प्रकाश के बारे में। एक वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं देती है, एक वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं देती है, दीप्त या चमकदार वस्तुएं कहलाती है। दीप्त वस्तुएं या चमकदार वस्तुएं कहलाती है। दिन के समय इसका प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है। दिन के समय इसका प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है, तो वो है चमकदार वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ये वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के लिए कुर्सियां, जूते, चांद आदि, इनका खुद का प्रकाश नहीं रहता है, ये अदीप्त वस्तुएं हैं। कौन सा गैर प्रकाशमान पिंड है? कौन सा गैर प्रकाशमान पिंड है? तो वो है चांद। चांद जो है वो सूर्य की रोशनी उस पर टकराता है और वो जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि चांद से रोशनी आ रहा है। कौन सा प्रकाशमान पिंड है? तो जलती हुई मोमबत्ती है, चमकता हुआ बल्ब है, जुगनू है, ये सब जो है प्रकाशमान पिंड है। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बिना किसी बाधा के गुजर जाता है। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बिना किसी बाधा के गुजर जाता है पारदर्शी कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को बाधित करता है तथा उसे पूरी तरह से गुजरने से रोकता है, वो है पारभासी। क्या है? ऐसा पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को बाधित करता है तथा उसे पूरी तरह से गुजरने से रोकता है, पारभासी है। जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देता है, अपारदर्शी है। यानी यहाँ 3 कंडीशन है। एक पारदर्शी जिससे प्रकाश गुजर जाएगा, एक पारभासी जिससे कुछ रुक जाएगा और कुछ गुजर जाएगा, और एक जो है वो अपारदर्शी जिससे प्रकाश गुजरेगा ही नहीं। जो प्रकाश को उनके माध्यम से गुजरने से रोकते हैं, क्या है? अपारदर्शी कहलाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश सबसे तेज़ी से किस माध्यम में यात्रा करता है? तो वो है निर्वात में। निर्वात में जो है वो प्रकाश सबसे तेज़ी से गमन करता है, यात्रा करता है। प्रकाश तरंग या कण के बारे में जानते हैं। 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की 1905 में? तो वो है आइंस्टीन ने। और 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये मिला था 1921 ईस्वी में। प्रकाश की कण प्रकृति को किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया जाता है? प्रकाश की कण प्रकृति को किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर किस प्रभाव की व्याख्या की गई है? प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर किस प्रभाव की व्याख्या की गई है? तो कॉम्पटन प्रभाव का। किसके अनुसार प्रकाश एक तरंग है? तो हाइगन के अनुसार जो है वो प्रकाश एक क्या है? तरंग है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश जो कण और तरंग दोनों है, कण और तरंग जो है वो दोनों है। जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बायोल्यूमिनेसेंट स्रोत जैसे जुगनू, बायोल्यूमिनेसेंट कहलाते हैं। जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बायोल्यूमिनेसेंट के कारण, और वो है जुगनू एग्जाम्पल के रूप में। प्रौद्योगिकी जो कांच या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश स्पंदनों के रूप में सूचना प्रसारित करती है। प्रौद्योगिकी जो कांच या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश स्पंदनों के रूप में सूचना प्रसारित करती है, ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने। नरेंद्र कपानी ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन पे ये डिपेंडेंट है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वर्क करता है पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन पे। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश संचारित करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो फाइबर में आपतन कोण उसके कांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी कुल आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। प्रकाश का तरंग गुण किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया गया है? प्रकाश का तरंग गुण किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया गया है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा, प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा। प्रकाश का तरंग गुण किसके द्वारा सिद्ध किया गया है? तो यंग के द्वारा। किसके द्वारा? यंग के द्वारा।
जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम वाली दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर रखी जाती है तो कहीं तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कहीं जो है तीव्रता शून्य हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण के उदाहरण है पानी के बुलबुले कभी कभी धूप में चमकते हैं। पानी पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी धूप में चमकता है। ये व्यतिकरण के उदाहरण है। व्यतिकरण का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है? इंटरफेरेंस। क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले धूप में रंगीन दिखाई देते हैं। गीली सड़क पर वाहनों से टपकने वाले तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदें रंगीन दिखाई देती है। सभी जो है वो व्यतिकरण के उदाहरण हैं। टेलीविज़न के विभिन्न रंगों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये जो है वो प्राइमरी कलर है। क्या है? प्राइमरी कलर है। इसी से टेलीविज़न के विभिन्न रंगों का जो है उपयोग किया जाता है, इन तीनों रंगों के मिला के। लाल, हरा, नीला रंग जो है वो प्राथमिक रंग है। अब पेंटिंग में मुख्य रूप से कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है? तो प्राथमिक रंग का। अब मिश्रण से बनने वाले रंग को क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। तो लाल प्लस हरा जो है वो पीला हो जाएगा, लाल प्लस नीला मैजेंडा है, हरा प्लस नीला जो है वो सियान हो जाएगा। इसे आप याद कर सकते हैं कलर के ट्रायंगल से। क्या है? कलर के ट्रायंगल से आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर कलर ट्रायंगल बना दे रहे हैं ताकि याद करने में सुविधा हो। यहाँ पर जो है 3 कलर हो जाएगा। एक तो होगा लाल जो प्राइमरी में होगा, त्रिभुज के जो तीनों कोना पर रहेगा वो प्राइमरी कलर रहेगा, लाल, हरा और नीला हो जाएगा। क्या? लाल, हरा और नीला। अब लाल और हरा मिल के बनेगा क्या बनेगा? पीला बनेगा। क्या है? पीला बनेगा। और लाल और नीला बनेगा क्या बनेगा? मैजेंडा बनेगा। क्या है? मैजेंटा बनेगा। और हरा और नीला बनेगा वो बनेगा सियान। क्या बनेगा? सियान बनेगा। और ये तीनों कलर अगर मिल जाता है तो जो बीच में बनता है वो बनता है क्या है? सफ़ेद। क्या है? सफ़ेद बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जिन दो रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग बनाया जाता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। यानी लाल और सियान, लाल और सियान अगर मिलेगा तो बन जाएगा सफ़ेद। हरा और मैजेंडा तो सफ़ेद, नीला और पीला तो सफ़ेद। यानी यहाँ पर देख लीजिए कि अगर सियान और ये लाल मिल रहा है, ये सियान और ये मिल रहा है तो भी बन रहा है क्या? सफ़ेद। नीला और पीला मिलेगा तो भी सफ़ेद, हरा और मैजेंडा रहेगा तो भी सफ़ेद। यानी एक रंग जो है वो क्या होगा? द्वितीयक रंग, और एक प्राइमरी रंग होगा तो भी मिलकर सफ़ेद बनेगा। काली वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है इसलिए यह काला दिखाई देता है। सफ़ेद वस्तु ये सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है इसलिए सफ़ेद दिखाई देता है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस का। क्या है? अवतल लेंस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस का व्यवहार करता है। एक तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो इसका तापमान जो है वो दर्शाता है। नीले प्रकाश का तारा सबसे अधिक गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक जो है वो क्या होता है? ऊर्जा होता है। अब आइए जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, कोहरे, धुंध के कारण प्रकाश की हानि को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव तो प्रकाश के प्रकीर्णन से। प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था सीवी रमन को। क्या मिला था? सीवी रमन को मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए। क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। किस प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव को। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। प्रकाश का वह रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है वह कम प्रकीर्णित होता है। क्या है? कम प्रकीर्णित होता है। लाल रंग का प्रयोग किस लिए होता है? खतरे दर्शाने के लिए। क्या है? खतरे दर्शाने के लिए। समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, लाइट ऑफ स्कैटरिंग के कारण। प्रकाश और पानी का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। लेंस से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ये सब जो है वो लेंस से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश
घने जंगल की छतरी से होकर गुजरता है तो कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है जहां धुंध में पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती है? तो वो है टिंडल प्रभाव। अब आइए देखते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन देखते हैं। लाइट का पोलराइजेशन, किसी तरंग को मोड़कर एक विशेष दिशा में भेजना कहलाता है पोलराइजेशन। होलोग्राम या होलोग्राफी चमक जो है वो है पोलराइजेशन के कारण। हेडलाइट्स में जिसके कारण ड्राइवर प्रकाश से सुरक्षित रहता है उसे ध्रुवीकरण कहते हैं। ध्रुवीकरण जो है वो केवल प्रकाश तरंगों में होता है क्योंकि वह अनुप्रस्थ तरंग है। ध्रुवीकरण केवल प्रकाश तरंगों में होता है क्योंकि वह अनुप्रस्थ तरंग है। हेडलाइट जिसके कारण ड्राइवर प्रकाश से सुरक्षित रहता है वो है पोलराइजेशन के कारण। प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में जान लेते हैं। हमारे आसपास की वस्तुओं को क्या दृश्यमान बनाता है? तो प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। किसी वस्तु पर अगर लाइट पड़ा हो और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अगर हमारे आँखों तक आ रहा है तो वो वस्तु हमें दिखाई पड़ेगा। यानी अगर अंधेरे में किसी वस्तु को देखना है तो आँखों पर लाइट नहीं लगाना है, देना है कहाँ पर लाइट देना है? तो उस वस्तु पर देना है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप किसमें कमी आती है? तो तीव्रता और आयाम में। क्या है? तीव्रता और आयाम में। प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो तरंगदैर्घ्य जो है वो परिवर्तित नहीं होता है और आवृत्ति भी जो है परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम हैं कौन कौन? तो एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो है वो एक ही तल में होंगे। यानी जो है यहाँ से जो किरण आ रही है और यहाँ जा रही है ना, और अभिलंब इस पे जो लंब डाला गया है, तीनों जो है वो एक ही तल में होंगे और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। ये जो कोण होगा वो बराबर होगा इस कोण के। ऑप्टिकल गेज किस पर काम करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। किसी वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आइए समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश को परावर्तित करे तथा उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदले वो है दर्पण। समतल अपवर्तक सतह वाला दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। समतल अपवर्तक सतह वाला दर्पण समतल दर्पण। किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है? यानी जितना जो है वस्तु का आकार उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो वो है समतल दर्पण में। किस दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है? तो वो है समतल दर्पण। एक काल्पनिक या आभासी छवि किसके द्वारा बनती है? तो वो बनती है समतल दर्पण के द्वारा। एक सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो एक समतल दर्पण में बनता है। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए किस दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण। यानी अगर किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखना हो तो उस वस्तु की लंबाई जो है वो उस वस्तु की लंबाई से आधे के दर्पण होनी चाहिए। अगर मान लिया कि आदमी का लंबाई है वो 6 फीट है। क्या है? 6 फीट है। तो उसे पूरा देखने के लिए समतल दर्पण में कितने फीट का होना चाहिए दर्पण? तो 3 फीट का जो है वो दर्पण होनी चाहिए। यानी दर्पण की जो है वो लंबाई आधी होनी चाहिए। और कौन सी दर्पण होनी चाहिए? समतल दर्पण होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति v मीटर पर सेकंड की गति से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसका छवि उसे 2v मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ती हुई प्रतीत होता है। वो कौन से दर्पण में? तो वो है समतल दर्पण में। यदि समतल दर्पण का एक कोण थीटा से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा के कोण से घूमती है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से एक कोण पर हैं तो उनके बीच बनने वाले छवियों की संख्या जो होगी विषम होगी। और इसे निकालना है इस फार्मूला से 360/थीटा या 360/थीटा माइनस वन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट। मान लिया कि यहाँ पर एक जो है वो समतल दर्पण रखा हुआ हो और एक जो है वो यहाँ पे समतल दर्पण रखा हुआ हो। इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा हो 60 डिग्री का बन रहा हो, तो जो हमारा होगा क्या है छवि जो बनेगा वो कितना होगा? 360/60 यानी 6 हो जाएगा। तो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हों तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखो 360/थीटा माइनस वन वाला फार्मूला लगेगा। 360/90 है ना
तो ये -1, तो ये होगा कितना, तो ये 4 - 1 बराबर 3 होगा। किस यंत्र में 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है, किस यंत्र में, तो पेरिस्कोप में। क्या है, पेरिस्कोप में। किस यंत्र में समतल दर्पण 45 डिग्री पर जो है वो झुके होते हैं, तो वो हो जाएगा पेरिस्कोप। क्या है, पेरिस्कोप का। अब आइए गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु की वक्र चमकदार सतह किस प्रकार कार्य करती है, तो गोलीय दर्पण। किसी वस्तु की वक्र चमकदार सतह किस प्रकार कार्य करती है, तो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं, तो द्वारक यानी सी कहते हैं। वह बिंदु जिस पर गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें जो है वो केंद्रित होती है या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु एफ कहते हैं। क्या है, फोकस बिंदु एफ कहते हैं। मुख्य अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है जिससे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद गुजरती है या मुख्य अक्ष पर इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो वह है मुख्य फोकस से। यानी अगर यहाँ पर से गुजर, ये है मेन, और यहाँ से जो गुजर रही है, तो ये जब दर्पण से टकरा के गुजरेगा, ये कहाँ से गुजरेगा, तो एफ से। क्या है, मुख्य फोकस से होकर। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस जो है एफ की दूरी क्या कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा फोकल लंबाई। क्या कहलाती है, फोकल लंबाई। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का केंद्र, जो गोलीय दर्पण एक भाग है जो अपनी परावर्तक सतह के बाहर स्थित होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले की त्रिज्या जिसका गोलाकार दर्पण भाग बनता है, वक्रता त्रिज्या आर। ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा किस पर लंबता होती है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबता होती है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबता होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, इधर जो है वो ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकल लंबाई हमेशा जो है वो नकारात्मक होता है। ये जो है वो अवतल दर्पण के बारे में, और ये है उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई हमेशा सकारात्मक होता है, तो इधर जो है वो धनात्मक है और इधर जो है वो ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। तो यदि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह अवतल हो तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अवतल हो तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यदि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उत्तल हो तो इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच की भीतरी सतह किस दर्पण की तरह कार्य करती है, चम्मच की भीतरी सतह किस दर्पण की तरह कार्य करती है, तो वो है अवतल दर्पण की तरह। तो यहाँ पर से बाईं ओर जो दिशा जाएगा वो ऋणात्मक होगा और दाईं ओर से दिशा जो होगा धनात्मक होगा, और ये जो होगा प्रकाश की दिशा है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट कभी कभी जो है वो दर्पण सूत्र ही पूछ देता है प्लस माइनस करके, उसमें भी बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अवतल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के हेडलाइट्स में, टॉर्च में और सेविंग दर्पण में। क्या है, सेविंग दर्पण में। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो कैसी प्रतिबिंब बनती है, फोकस पर वास्तविक, उल्टी और अत्यधिक मंद छवि बनती है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र सी पे बनता है, वक्रता केंद्र सी पे। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है, तो वो है अवतल दर्पण। चम्मच की बाहरी सतह किस दर्पण की तरह कार्य करती है, चम्मच की बाहरी सतह, तो वो है उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है। उत्तल दर्पणों द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति का और किस पर होता है, तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। समतल दर्पण से बनी वस्तु की प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती है, ऐसी छवि को क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब। क्या है, आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है आकार में छोटी या बड़ी दोनों हो सकती है, आकार में छोटी या बड़ी जो है वो दोनों हो सकती है। चलिए अब आइए, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसी होती है, आभासी अथवा वास्तविक हो सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक और गले की जांच में किया जाता है। अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की बढ़ी हुई छवि देखने के लिए। उत्तल दर्पण द्वारा कैसी छवि बनती है, तो एक बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं की छवि बनती है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में, यानी इसे साइड मिरर में, क्या है, साइड मिरर के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। और यहाँ पर देख सकते हैं एक चार्ट है, जो ये लेंस के प्रकार जो दिया हुआ है,
वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, अप्रतिबिंब की प्रकृति है। अगर उत्तल है, अनंत पे है तो फोकस पे, केंद्र से परे है तो फोकस और केंद्र के बीच, केंद्र पे है तो केंद्र पे, ये काफ़ी से ध्यान रखेगा। अगर फोकस पे है तो वो हो जाएगा अनंत पे, और अनंत पे है तो फोकस पे हो जाएगा। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति की बात करें तो इस तरह होता है। एक जो छोटा बड़ा देख सकते हैं, काल्पनिक, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा इस साइड। किस दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वो है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। अब आइए प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा यात्रा करता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रसार की दिशा बदल जाती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसी टंकी या तालाब का तल जिसमें पानी भरा हो उठा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब किसी मुद्रित सामग्री के ऊपर कांच का मोटा स्लैब रखा जाता है तो अक्षर उभरा हुआ दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। कांच के स्लैब के माध्यम से देखने पर जो है वो कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। दूसरे माध्यम के अंदर वस्तु के भाग से हम तक पहुँचने वाला प्रकाश पहले माध्यम के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन का। ये सब जो है वो क्या है? कारण। अब आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। यह अपवर्तन का नियम है। दो पारदर्शी माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण I की ज्या साइन और अपवर्तन कोण R की ज्या साइन का अनुपात होता है और यह स्थिरांक के बराबर होता है। आपतन कोण साइन I से अपवर्तन कोण साइन R का अनुपात एक स्थिरांक है। इस स्थिर मान को कहा जाता है क्या? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, यानी साइन I बाई साइन R बराबर म्यू होता है अपवर्तनांक। ये आपतित किरण है और ये थोड़ा सा जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। माध्यम 1 माध्यम 2 है और ये जो है वो अपवर्तित किरण है। किसी दिए गए माध्यम युग में प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की सीमा किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम के अपवर्तनांक पे निर्भर करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। अपवर्तन कोण है जो आपतन कोण से अधिक होता है, यानी जो है सघन से विरल माध्यम में जा रहा है तो वो क्या है? अभिलंब से दूर भागेगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और गति बढ़ाती है। क्या है? गति बढ़ाती है। अगर मान लिया कि ये है तो यहाँ से इस तरह आ रहे, ये हो जाएगा क्या? अभिलंब। तो ये सीधे जाना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा ये दूर निकल जाएगा। क्या है? दूर निकल जाएगा। तो यही जो सीधा ना जाके ये दूर निकला तो ये अभिलंब से दूर हो गया। तो इसमें क्या हो गया? ये सघन माध्यम है और ये जो है वो विरल माध्यम है। हवा विरल माध्यम से कांच के प्रिज्म सघन माध्यम में गुजरने वाले प्रकाश की किरणें किस ओर मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर। अगर दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर यहाँ से प्रकाश आई तो इसे यहाँ जाना चाहिए और ये इसका क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो ये जो है वो इधर मुड़ गया। क्या है? इधर मुड़ गया, थोड़ा सा ये इधर मुड़ गया। तो ये यहाँ से जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की ओर गया। तो ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। अपवर्तन के कारण प्रकाश की किन घटकों पर प्रभाव पड़ता है? तो वह प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है पर गति और तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव पड़ता है। गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं। गोलीय लेंस का उपयोग चश्मा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में किया जाता है। आवर्धक लेंस जो है एक प्रकार का लेंस है। कौन सा लेंस किनारे से ज़्यादा बीच में अधिक मोटा होता है? तो वो है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बीच की अपेक्षा किनारे में अधिक मोटा होता है? तो वो है अवतल लेंस। कौन सा लेंस प्रकाश का अभिसरित करता है अर्थात अंदर की ओर मोड़ता है? अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। कौन सा लेंस प्रकाश को अपसारित करता है अर्थात बाहर की ओर मोड़ता है? तो वो है अपसारी लेंस यानी अवतल दर्पण है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। अवतल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकलती है। अवतल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकलती है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के निकट रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनती है आभासी, सीधा और आवर्धित। आभासी, सीधे और आवर्धित।
जब वस्तु को उत्तल लेंस से दूर रखा जाता है वास्तविक उल्टी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई दिखाई देने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। अब लेंस की शक्ति के बारे में जान लेते हैं। लेंस द्वारा प्राप्त अभिसरण या विचलन की डिग्री जो है वो लेंस की शक्ति है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर डी, जहाँ P बराबर होता है 1/f। P जो है डायोप्टर में f मीटर है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। वास्तविक प्रतिबिंब इधर बना, f जो है इधर पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, इधर u नेगेटिव। यहाँ f नेगेटिव है, u नेगेटिव, यहाँ भी u नेगेटिव है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति जो है वो लेंस के फार्मूला ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इससे पहले जो है वो मिरर फार्मूला देखे थे, 1/f बराबर जो होता है 1/v प्लस 1/u होता है। 1/v प्लस 1/u होता है। चलिए, ये यहाँ पर लेंस का चार्ट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस के लिए किसी भी स्थान के लिए हमेशा आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। किस लेंस के लिए किसी भी स्थान के लिए हमेशा आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस का। रैखिक आवर्धन m क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई v से वस्तु की ऊंचाई u का अनुपात m बराबर v/u। आभासी प्रतिबिंब कैसा रेखीय आवर्धन बनाती है? आभासी प्रतिबिंब कैसा रैखिक आवर्धन बनाती है? तो वो है सकारात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रैखिक आवर्धन बनाता है? तो वो है ऋणात्मक। विभिन्न माध्यम में प्रकाश के प्रसार की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, वो है अपवर्तक सूचकांक पर। अपवर्तक सूचकांक पर हवा में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक कहा जाता है। अब अतिरिक्त तथ्य पे आते हैं। पानी का जो है अपवर्तक सूचकांक होता है 1.33। 1.33। मिट्टी का तेल का 1.44। क्राउन ग्लास का 1.52। डायमंड का 2.42। 2.42। वायु का 1.000277। बर्फ़ का होता है 1.31। पानी के 1.33। यानी पानी का अपवर्तक सूचकांक जो है वो ज़्यादा होता है बर्फ़ की अपेक्षा। कांच के अबाउट 1.5। प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज़ गति से यात्रा करता है? तो निर्वात में, उसके बाद हवा में, कांच में, उसके बाद जो है वो पानी में। यानी सबसे ज़्यादा निर्वात में, उसके बाद हवा में, उसके बाद कांच में, उसके बाद पानी में। किस उपकरण में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो स्टेथोस्कोप में। किन उपकरणों में ऑप्टिकल लेंस होता है? तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेरिस्कोप में जो है वो ऑप्टिकल लेंस होता है। मानव नेत्र की बात किया जाए तो आँख में एक प्रकार का प्रकाश संवेदनशील पर्दा जिस पर लेंस प्रणाली द्वारा प्रतिबिंब बनाती है रेटिना कहा जाता है। रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। एक नाजुक झिल्ली जिसमें भारी संख्या में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है वो है रेटिना। प्रकाश आँखों में एक पतली झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करती है, कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश आँखों में एक पतली झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, कॉर्निया कहा जाता है। और आँख दान किया जाता है तो यही जो है वो कॉर्निया दान किया जाता है। एक गहरा पेशीय डायफ्राम जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है आइरिस कहलाता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है पुतली करता है। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित और रेटिना पर केंद्रित करने का काम करती है वो जो है लेंस कहलाती है। रंग दृष्टि से कौन संबंधित है? तो वो है शंकु। मानव आँख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस। मानव आँख में जो मौजूद प्राकृतिक लेंस है किस प्रकार का है? उत्तल लेंस। आँख का लेंस बनाता है एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। आँख का लेंस उत्तल लेंस छवि बनाता है रेटिना पर। विद्युत संकेत मस्तिष्क को किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? तो ऑप्टिकल तंत्रिकाओं के। ऑप्टिकल तंत्रिकाओं के। नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से क्या परिवर्तित होती है? इसकी फोकल जो है वो लंबाई। जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तो आँख का लेंस पतला हो जाता है क्योंकि फोकल लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। गुणसूत्र की कमी से होने वाला रोग कहलाता है वर्णांधता। जब आँख के करीब की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है जिससे फोकल लंबाई कम हो जाती है। क्या है? फोकल लंबाई कम हो जाती है। नेत्र लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता कहलाती है समायोजन क्षमता। वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को बिना तनाव के सर्वाधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कहलाती है
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नेत्र के निकट वाले बिंदु। आँख के स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हैं ये लेंस है, ये मांसपेशिया है, पुपिल है, कॉर्निया है, आँख की पुतली है, मांसपेशिया है, और ये नेत्र संबंधी जो है वो तंत्रिका है। बुढ़ापे में लोगों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है, तो उस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। बुढ़ापे में लोगों को क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है, उस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। नाम है निकट का दृष्टि दोष, जबकि वो दूर की वस्तु को नहीं देखता है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। किसी दूर की वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पर नहीं, निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में। किसी पास की वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना पर नहीं, दूर दृष्टि दोष में, हाइपरमेट्रोपिया में। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या नेत्र गोलक का बढ़ाव किसके कारण होता है? तो निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया के कारण। नेत्र लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी है या नेत्र गोलक बहुत छोटा है, तो हो गया है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। मायोपिया के किस लेंस का उपयोग होता है? मायोपिया में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समायोजन शक्ति आमतौर पर कम हो जाती है, निकट बिंदु धीरे धीरे दूर हो जाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया कहा जाता है। सुधारात्मक चश्मे के बिना आसपास की वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है, इस दोष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रेस बायोपिया। सिलियरी मांसपेशियों का धीरे धीरे कमजोर होना, आंखों के लेंस का लचीलापन कम होना, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया की बात है। एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित हो सकता है, तो जरा दूरदृष्टि दोष जो है प्रेस बायोपिया में भी, तो दोनों से पीड़ित हो सकता है, जरा दृष्टि दोष में यानी बायोपिया, प्रेस बायोपिया। लोगों को अक्सर बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है प्रेस बायोपिया में। द्विफोकल लेंस में कौन कौन से लेंस होते हैं? अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। द्विफोकल लेंस का ऊपरी भाग जो है वो अवतल दर्पण दूरदृष्टि के लिए है, और द्विफोकल लेंस का निचला भाग उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए। प्रकाश का विक्षेपण के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विखंडित होना कहलाता है विक्षेपण। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विखंडित होना कहलाता है विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। किसकी विक्षेपण तीव्रता अधिकतम होती है? तो छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए। किसकी विक्षेपण तीव्रता न्यूनतम होती है? तो बड़ी तरंग दैर्घ्य के लिए। अगला है प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो प्रिज्म की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म में प्रकाश की गति में परिवर्तन करके प्रिज्म प्रकाश को मोड़ देता है या दिशा बदल देता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के विभिन्न रंग किसके संबंध में विभिन्न कोणों से जुड़ते हैं? तो आपतित किरण। प्रिज्म में लाल रंग बिखरने पर ऊपर की ओर रहता है, लाल रंग के निम्न अपवर्तनांक के कारण होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए यह प्रिज्म के आधार की ओर बिखर जाता है। जब सफ़ेद प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकीर्णन क्यों होता है? क्योंकि सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से अलग अलग गति से यात्रा करते हैं। कौन सी किरण सबसे अधिक झुकती है? तो वो है लाल। क्या है? लाल। और कौन सी किरण सबसे कम झुकती है? तो वो है बैगनी। प्रकाश की किरण के रंगीन घटकों की बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? तो आइजैक न्यूटन ने। इंद्रधनुष जैसा स्पेक्ट्रम कब बनता है? तो जब एक प्रिज्म के माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। बारिश का बौछार के बाद आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, वो है इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? सूर्य की दिशा में बनता है।
वर्षा के तुरंत बाद जब सूरज की किरण पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है प्रकाश का जो है वो क्या होता है, फैलाव। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारक कौन कौन से है, तो प्रवर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक। जब सूरज का प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है और 1 बार पानी की बूंदों से पूरी तरह आंतरिक रूप से परावर्तित होता है, तब प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वो बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। किस इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर की ओर तथा लाल रंग बाहर की ओर होता है, तो वो है प्राथमिक इंद्रधनुष। जब सूरज का प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है और पानी की बूंदों के माध्यम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष बनाता है। किस इंद्रधनुष के बाहर की तरफ बैंगनी रंग और अंदर की तरफ लाल रंग होता है, तो वह द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक की तुलना में कम चमकीला होता है। अब आइए जानते हैं प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल से गुजरते समय प्रकाश या अन्य किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक सीधी रेखा में विचलन कहलाता है क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तारा टिमटिमाता है तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ होता है, धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक वाले माध्यम से। तारा क्षितिज पर किसके द्वारा दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समय से पहले सूर्योदय और देर से सूर्यास्त किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह किस ओर मुड़ जाती है और गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो अभिलंब से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है और गति जो है वो तेज हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बाएं हाथ में कलम पकड़ने वाला व्यक्ति दाहिने हाथ में कलम पकड़ते हुए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है पार्श्व व्युत्क्रमण। पार्श्व व्युत्क्रमण। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसा होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है। क्या है, ऋणात्मक होती है। एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगा क्या है, वक्रता त्रिज्या के बराबर। सर्च लाइट का प्रवर्तक है, सर्च लाइट का प्रवर्तक है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्रस्तुत किया जाता है, प्रकाश स्रोत की स्थिति क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकस पर। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर खाली स्थान होता है और वक्रता केंद्र के खाली स्थान पॉलिश होती है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अवतल और विपरीत पॉलिश होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु हमेशा गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वक्रता केंद्र पे और ध्रुव पे, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक छवि बनाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा वस्तु की फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया हो और वस्तु अनंत पर रखी गई हो, इन दोनों। तो ऑप्शन जो है 10 के डी हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है u बराबर कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा 1/-15 प्लस 1/-10 हो जाएगा कितना, तो f बराबर हो जाएगा -6। क्या है, -6 सेंटीमीटर। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, ए हो जाएगा। गोलाकार दर्पण के लिए, गोलाकार जो है वो दर्पण के लिए एम, वी और यू के बीच जो है वो क्या संबंध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 के डी, एम बराबर -v/u होता है। यदि आप किसी दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा है, तो दर्पण का जो प्रकार है वो क्या हो जाएगा, तो दर्पण के है वो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है जो प्रतिबिंब रहता है किसी भी वस्तु का वो क्या होता है, वो छोटा ही बनता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बाद इसकी फोकस जो है फोकल लंबाई को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी -15 सेंटीमीटर।
अवतल दर्पण वक्रता केंद्र के साथ जब किसी वस्तु को फोकस F पर रखा जाता है तो छवि के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत पर वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक बड़ा हुआ प्रतिबिंब। एक वस्तु 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो कितनी दूरी पर इसकी छवि बनती है और वह होती है? तो वस्तु की दूरी u जो है -6 सेंटीमीटर है। नकारात्मक चिन्ह दर्शाता है कि वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है। और अवतल दर्पण के लिए फोकल लंबाई f जो है नकारात्मक है, यानी f बराबर -12 सेंटीमीटर है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो v बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा? तो वो 16 के जो हो जाएगा C, 12 सेंटीमीटर आभासी होगा। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी फोकल लंबाई f से दुगनी दूरी पर रखा गया है, कितनी दूरी पर जो है वो प्रतिबिंब बनेगा? आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2f। क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, यानी 17 नंबर जो प्रश्न है वो 2f हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि आयरलैंड में लेविथॉन दूरबीन में 3.0 मीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। यदि 80 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक छवि 4.0 मीटर की दूरी पर बनती है तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन जो है वो क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये निकालते हैं। f बराबर -3 मीटर है, यह ऋणात्मक है क्योंकि दर्पण जो है वो अवतल है। f बराबर -3.0 हो जाएगा। उसके बाद v बराबर जो हो जाएगा -4.0, और ये ऋणात्मक है क्योंकि छवि वास्तविक है और वस्तु के समान जो है उस तरफ बनी भी हुई है। तो ये हो जाएगा 4 दशमलव जो हो जाएगा वो कितना, 0 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है? सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये जो हो जाएगा वो कितना में, मीटर में हो जाएगा, यानी दोनों जो है वो मीटर में है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न में कि दर्पण सूत्र लगा देना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, u बराबर -12 मीटर। यह नकारात्मक है क्योंकि वस्तु प्रकाश स्रोत के समान तरफ है। और h जो है hi छवि ऊंचाई है जो 80 मीटर यानी 0.8 सेंटीमीटर है, यह सकारात्मक है क्योंकि छवि उल्टी है। तो m बराबर जो हो जाता है वो क्या होता है, hi बटा h0 बराबर v/u हो जाता है। तो m बराबर हो जाएगा 0.8 बटा h0 बराबर -4 बटा -12 हो जाएगा। तो h0 बराबर हो जाएगा 0.8 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्रमशः 2.4 मीटर, 12 मीटर और 1/3 मीटर। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 18 के बी होगा। एक पेड़ 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर है, इसका छवि जो है वो बनती है। तो 1/, जो होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। यहाँ पर u जो दिया हुआ है -10 मीटर, f बराबर जो है 2.5 मीटर है। तो यह इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर हमें v बराबर 2.0 मीटर प्राप्त हो गया, यानी 2 मीटर प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि छवि दर्पण से 2.0 मीटर जो है वो बनती है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 19 नंबर का कितना, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के 7 सेंटीमीटर पीछे बनता है। अब कोई व्यक्ति वस्तु को दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है वो कितनी बनेगी? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है। u बराबर दिल्ले क्या दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है -21 सेंटीमीटर, v बराबर +7 सेंटीमीटर। दर्पण का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा, यानी हमारे पास जो हो जाएगा 1/f बराबर 1/-21 प्लस 1/7, यानी 3 + 1/21, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 प्लस नहीं होगा, 3 माइनस होगा। क्या है, 1/-21 प्लस 1/7 बराबर 3 - 1 होगा। यहाँ पर इसे हटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 1/f बराबर जो हम मान पुट किए हैं तो 3 - 1/21, f बराबर 21/2। अब वस्तु की दूरी के लिए u बराबर -14 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास छवि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास छवि हो जाएगा वो होगा 2/21 बराबर 1/-14 प्लस 1/u। तो 1/u बराबर 2/21 प्लस 1/14 बराबर 7/42, यानी जो हमारे पास u बराबर होगा
वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हमारे पास छवि दूरी इस प्रकार जो है बनेगा, वो 6 सेंटीमीटर बनेगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 20 का, वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि आंसर प्लस में बनेगा। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक सुई 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। सुई की छवि की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर कह रहा है कि यू दिया हुआ है -45, एफ जो है वो 30 दिया हुआ है, और एच आई जो है वो दिया हुआ है कितना? वो 4 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 1/-30, 1/-30 बराबर 1/v माइनस 1/-45। जब अवतल लेंस के लिए जो है वो v बराबर -18 लेंगे, तो इस प्रकार हमारे पास जो सुई की ऊंचाई मिल जाएगा HI/H0 बराबर -v/u, ये होगा H0 के बराबर, यानी 1.6 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की ऊंचाई। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अब आइए 22 नंबर प्रश्न पे कह रहा है कि एक वस्तु जो है 2.0 d क्षमता के लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? जब प्रकाश किरणें लेंस के पीछे से आती हुई दिखाई देती है तो कौन सी छवि बनती है? तो वो छवि बनती है आभासी छवि बनती है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 22 के, वो सी हो जाएगा, आभासी और सीधा बनेगा। इस नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु को -10 d क्षमता के लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा? तो लेंस की शक्ति ऋणात्मक है, इसलिए यह अवतल जो है लेंस होगा। शक्ति P बराबर जो होता है -10 d दिया हुआ है, U बराबर -15 cm दिया हुआ है। P बराबर होता है 1/f, यानी F जो होगा वो होगा -0.1 मीटर होगा, यानी -10 सेंटीमीटर होगा। अब लेंस सूत्र लगा दीजिए, 1/ जो है F बराबर 1/v माइनस 1/u है। जबकि वही अगर मान लिया कि दर्पण पूछ देता, कह देता कि दर्पण का जो है वो क्या होता है, तो माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता। चलिए अब मान रख देते हैं, तो हो जाएगा कितना? 1/v माइनस 1/-15 बराबर हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो आवर्धन क्षमता जो होगा m बराबर v/u, यानी v कितना है? -6 और u कितना है? -15, यानी हो जाएगा 2/5। m बराबर जो हो जाएगा 0 जो है वो 4 हो जाएगा। बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का, वो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 का जो है 24 में टिकट सी हो जाएगा, आभासी और सीधा होगा। जब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई वस्तु जो है वो ध्रुव से उचित दूरी पर रखी जाती है, तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है वो -2 हो जाता है, पाया जाता है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर है? तो आइए 24 नंबर प्रश्न में, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर -2, जिसका अर्थ है कि बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बटा वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा v/-u हो जाएगा, जहाँ h जो है छवि की ऊंचाई है और h वस्तु की ऊंचाई है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई HI बटा वस्तु की ऊंचाई HE बराबर v/-u है। अब क्या है कि HI बराबर जो हो जाएगा वो v/u को क्या हम कहते हैं? m अगुना h हो जाएगा, इधर चला जाएगा। m का मान जो है -2 आया है और h का मान जो है वो क्या है? 1 आया है। क्या है? 1। तो आंसर हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। ऑप्शन 24 के जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा f बराबर जो है वो 40 सेंटीमीटर, यानी 0.4 मीटर। तो p बराबर 1/f, यानी जो हमारा हो जाएगा वो कितना? 2.5 डायोप्टर हो जाएगा, 2.5 डायोप्टर हो जाएगा। सही जवाब जो हो जाएगा 25 का, वो ए हो जाएगा। अगला है 26 नंबर प्रश्न। चलते हैं कि यदि m, v और u क्रमशः आवर्धन, छवि दूरी और वस्तु की दूरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लेंस के लिए m, v और u के बीच जो है वो सही संबंध होगा, सही संबंध होगा। लेंस द्वारा बनी छवि की अभिविन्यास के आधार पर आवर्धन सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यदि प्रतिबिंब सीधी और आभासी है तो आवर्धन सकारात्मक, यदि प्रतिबिंब उल्टी और वास्तविक है तो आवर्धन जो है वो ऋणात्मक होगा।
तो आंसर जो हो जाएगा वो 26 के वो डी हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो क्या होगा? तो लगा देना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी हो जाएगा कितना 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/30 हो जाएगा। क्या है 1/30। तो v बराबर जो हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर। क्या है 60 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब और वस्तु के आकार के बीच संबंध वस्तु की दूरी इस प्रकार है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है अब बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो ये hi/3 बराबर 60/30 हो जाएगा। क्या है 60/30। hi बराबर होगा -6 सेंटीमीटर। क्या है -6 सेंटीमीटर, डी हो जाएगा। यानी hi जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई जो है वो क्या है ho है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन हमें स्पष्ट आकाश के नीले रंग को समझने में मदद करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाल रोशनी की तरंग दैर्ध्य नीली रोशनी में लगभग 1.8 गुना अधिक होता है। बिल्कुल सही है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो महीन कण लाल की तुलना में नीली रोशनी को अधिक तीव्रता से बिखेरता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर का जो है वो ये हो जाएगा। दोनों ए और बी सही है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होता है। आंसर हो जाएगा डी काला। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2 बार। जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण के अभिलंब के बीच का कोण जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाए घट जाए, अभिलंब के बीच का कोण जो है वो घट जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का ए होगा। यदि पानी और कांच में प्रकाश की गति क्रमशः 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और 1.86 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक जो है वो क्या होगा? तो पानी के प्रकाश की गति बटा कांच में प्रकाश की गति बराबर हो जाएगा 2.25 गुना 10 के पावर 8 बटा 1.86 गुना 10 के पावर 8 बराबर 1.21 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। 33 नंबर प्रश्न है। 4 पदार्थ ABCD के अपवर्तनांक इतना इतना दिया हुआ है, किस पदार्थ में प्रकाश की गति अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 33 का सी हो जाएगा, डी में। यानी जो है किसका हो जाएगा? डी में हो जाएगा। प्रकाश की गति अधिकतम जो होगा तो ये है 33 नंबर का जो है प्रश्न हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, लेकिन जो रहेगा किसमें? डी में। निम्नलिखित सामग्रियों को उनके संबंधित अपवर्तनांक के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करें। जल, कांच, वायु। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वायु, जल, कांच। वायु, जल, उसके बाद कांच। निम्नलिखित में प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिड्डल प्रभाव हो जाएगा। एक सूर्य का लाल और प्रकाश का नीला होना और एक जो है खतरे के संकेतों को लाल होना। तो आंसर हो जाएगा वो है बी। 35 के जो है वो बी हो जाएगा। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के सी पर। अवतल दर्पण के सी पर। यह था रेलवे समान विज्ञान में फिजिक्स के चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।